नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर 13 चल रहा है जो कि मुगल प्रशासन एवं संस्कृति है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया है और वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों हम लोग वीडियो को वहीं स्टॉप कर देते हैं ताकि वीडियो बीच में कटे ना। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था उसके बाद से ही मुग़ल तोपखाना से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें और जितने भी नए भाई हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज़ वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना कोई नहीं भूलेगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सही टाइम पर मिल जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग यूट्यूब की सेटिंग में जाके प्ले बैक बटन को या प्ले स्पीड बटन को जो है वो 1.5 से 2.0x के बीच में कर सकते हैं या जो आप लोगों को सुटेबल लगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल तोपखाना, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। मुग़ल तोपखाना। मुग़ल तोपखाना तोपखाना का प्रमुख मीर आतिश दरोगा ए तोपखाना था। तुजुक जहांगीरी से ज्ञात होता है कि इस पद पर पैत्रदा की नियुक्ति हुई थी। अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने के लिए पहिया तकनीक का विकास किया। इस मशीन को यरगू कहा गया जिसे 17 नालों को एक साथ साफ किया जा सकता था। अकबर ने तोड़दार तोपों का भी विकास किया जिसके पुर्जे आसानी से अलग कर जोड़े जा सकते थे। मुग़ल तोपखाने में कार्यरत व्यक्ति उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा ये दोनों बाबर के तुर्क तोपची थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। उस्ताद अली कुल बाबर के तोपखाने का प्रमुख था। बाद में मुस्तफ़ा भी जुड़ा। रूमी खां तुर्की नौसेनापति मुस्तफ़ा खां को रूमी खां की उपाधि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दी थी। उस्ताद तोपची के नाम से प्रसिद्ध रूमी खां ने हुमायूं के तोपखाने में कार्य किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। आगे है कबीर एवं हुसैन, यही है ना? हाँ, कबीर एवं हुसैन देखते हैं। अकबर के तोपची एवं बंदूकची थे। कौन? कबीर एवं हुसैन। मनुची, इटली का मनुची दारा सिकों के तोपखाने में कार्य किया था। नेक्स्ट है फिदाई खां, औरंगजेब के तोपखाने का जो प्रमुख था। औरंगजेब ने तोपची केवल कन्नौज से ही भर्ती किए थे। ठीक है, मुग़ल तोप देखते हैं। जो तोपों के टाइप्स हैं मुग़ल में, जैसे कि कोई भारी तोप था और हल्का तोप था, जिसे भारी तोप को हम जिंसी कहते थे और हल्के तोप को हम लोग दस्ती कहते थे। ठीक है, वो इसी के टाइप्स को बताया जा रहा है। तो जिंसी यानी भारी तोप में कौन कौन से टाइप थे? गाजी खां टाइप था, शेर दहाड़ था, फतेह लश्कर था और जहाँ कुसा था। और दस्ती हल्की तोप में कौन कौन सा था? गजनाल था, नरनाल था, सूतरनाल था और अर्राब था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मुग़ल तोपखाना जिंसी एवं दस्ती में विभाजित था। अर्राब पहिए पर चलने वाला तोप थी, वही सूतरनाल जो था वो ऊँट पर, नरनाल जो था वह मनुष्य की पीठों पर चलता था एवं गजनाल जो था वो हाथी पर चलता था। ठीक है, हाथी पर रखकर इसका प्रयोग किया जाने वाला तोप था।
ठीक है दोस्तों। 16वीं ईस्वी के संस्कृत ग्रंथ शुक्र नीति से बारूद के उपयोग पर प्रकाश पड़ता है। तुर्की मोहम्मद बिन हसन रूमी ने अहमदाबाद 1549 ईस्वी में मलिका ए मैदान या मालिक मैदान तोप का निर्माण किया। मालिक मैदान तोप ढाल कर भारत इस प्रौद्योगिकी के शिखर पर पहुंच गया। ठीक है। आगे जूनागढ़ में लीलम तोप का निर्माण हुआ। गोलकुंडा किले में औरंगजेब की नक्काशी से युक्त एक बड़ी तोप फतेह रहब रखी हुई थी है। सियालकोट एवं मेवाड़ में तोड़ेदार बंदूकों यानी तफंग या मस्कट का निर्माण किया जाता था। धनुष तीर का स्थान मस्कट ने ले लिया था। ठीक है दोस्तों। नौसेना मुगल सेना का सबसे कमज़ोर भाग वस्तुतः यह कोई आधुनिक अर्थ की नौसेना नहीं थी। ठीक है। नौसेना प्रमुख मीर बहर थे। मौलिस प्रत्येक जहाज पर नियुक्त वह व्यक्ति जो दिशाओं को पहचानने एवं सितारों की स्थिति पढ़ने में निपुण होता था उसे मौलिम कहते थे। ठीक है। आगे है मुग़ल जहाज या काफिल ए जंग, इसे पढ़ते हैं। मुग़लों ने अपनी पश्चिम समुद्र तट की रक्षा या दायित्व जंजीरा के सिद्दियों को सौंपा था। अकबर ने अपने परिवार के सदस्यों को हज जाने के लिए कैबे से 2 जहाज सलीमी एवं इलाही प्राप्त किया। बाद में उसने 1594 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर 2 जहाज़ों का निर्माण करवाया। लाहौर, इलाहाबाद, बंगाल, वाजीराबाद, मछलीपट्टनम, मुल्तान, चटगांव, पुलिकट, गोवा, भड़ौच, ड्यूनासारी आदि जहाज निर्माण के केंद्र थे। सूरत जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र था। साल्ब, गुराबे, जब्बे एवं फोसे मुगल जहाजी बेड़ा था। शाही एवं गुंजावर शाहजहां द्वारा निर्मित जहाज थे। गंज सवाई औरंगजेब द्वारा निर्मित जहाज था जिसे समुद्री डाकू कैप्टन हेनमरी ब्रिजमन उर्फ अवेरी ने पकड़ लिया था। मुगल अमीर वर्ग भी जहाज रानी से जुड़ा हुआ था। 1646 ईस्वी में चोल में एक जहाज बना जिसे दारा सिक्कों ने नहीं खरीदा। तब अंग्रेज़ों ने उसे खरीदा और उसे एक्सपेडिशन नाम दिया। मसोला, पटीला, बोसरस नावें भी थीं, जबकि बडगारो एवं ओलो आका छोटी नावें थीं। रहीमी, हसानी, सबामती एवं कादिरी नामक भारतीय जहाज़ों पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दिया था। लेजियर 40 तोपों से लैस फ्रांसीसी जहाज़ था। जो फ्रांसीसी जहाज़ था ना उसका नाम था लेजियर। इस पर 40 तोप लगे हुए थे। बंदरगाह को नवाड़ कहा जाता था। बंदरगाहों का प्रमुख मुसद्दी या शाह बंदर होता था। नाखुदाओ यानी जहाज प्रबंधकों को नाखुदाओ कहा जाता था। जहाज प्रबंधकों को बहुधा वे स्वयं भी बड़े व्यापारी एवं व्यापारियों के एजेंट होते थे। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत बंदरगाह था जिसे बाबुल ए मक्का कहा जाता था। आगे देखते हैं। मेवरा सेना का जासूस था। ये मूलतः मेवात या मेवाड़ के रहने वाले थे, इसलिए मेवरा कहलाए। घेला सेना का दास एवं पलकिया युद्ध भूमि से घायलों को ले जाता था।
अकबर ने पैदल सैनिकों का एक दस्ता बनाया जिन्हें चेला कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हस्ती सेना। पीलखाना हाथी विभाग था। हाथियों के संगठित समूह को हल्का कहा जाता था। बंदी गृह ग्वालियर, रणथंभौर, रोहतास, बक्खर एवं बयाना दुर्ग का प्रयोग मुगल शासक कैद खाने के रूप में करते हैं। मुगल बंदी गृहों का उल्लेख विलियम फिंच ने किया है। बताता है कि फांसी की सज़ा प्राप्त कैदियों को रोहतास दुर्ग में तथा आजीवन कारावास पाने वाले व्यक्तियों को ग्वालियर एवं रणथंभौर दुर्ग में रखा जाता था। आगे हम देखेंगे जमींदारी। ठीक है, जमींदारी एक स्थायी पुश्तैनी या वंशानुगत प्रथा थी। जमींदार का अर्थ भूस्वामी होता था। इस अर्थ का प्रचलन मुगल काल में हुआ। अमीर खुसरो एवं बर्नी ने इसको खूत, मुकद्दम एवं चौधरी कहा है। हालांकि कुछ जहाज़ों पर उन्होंने जमींदार शब्द का भी प्रयोग किया है। शम्स सिराज हफीफ ने प्रायः जमींदार शब्द का प्रयोग किया है। अतः जमींदार शब्द का प्रचलन 14वीं शताब्दी से ही देखा जा सकता है। जमींदार प्रथा जागीरदारी प्रथा से इस अर्थ में भिन्न है कि जागीरें हस्तांतरित थीं, वहीं जमींदारी नहीं। जमींदारी वंशानुगत थी, वहीं जागीरदारी वंशानुगत नहीं थी। राज्य इनको मालिकाना या नानकार या वंथ या वनकटी दे देता था, जो कि 10% होता था। डॉक्टर नूरुल हसन ने जमींदारों की 3 श्रेणियां बनाई थीं। पहला, प्राथमिक जमींदार। यह किसानों से कर वसूल कर उनको राजकोष में जमा करता था। इनको मालगुजार भी कहा जाता था, जिन पर राज्य की ओर से लगान निर्धारित होता था। दूसरा, माध्यमिक जमींदार। इनको देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे चौधरी, देशमुख, देशपांडे, तालुकेदार एवं मुकद्दम से जाना जाता था। माध्यमिक जमींदार भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ थी। तीसरा नंबर, तृतीयक जमींदार। वे स्वतंत्र शासक राजा, राव, राय आदि थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है। वे इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते थे। इनको स्वायत्त जमींदार कहा जाता था। इससे राज्य स्वयं कर वसूलता था। इनसे जो है राज्य स्वयं कर वसूलता था। आगे देखते हैं। जमींदाराने रैती। ये भू राजस्व देने वाले जमींदार थे। जमींदाराने जोरत लव ये भू राजस्व न देने वाले जमींदार थे। जो रैती थे वो जमींदार देते थे, जो जोरत लव थे वो जमींदार नहीं देते थे। भूमि का विभाजन 2 श्रेणियों में था। पहला, खालसा महल। बादशाह की भूमि खालसा महल कहलाता था। जहांगीर के काल में खालिसा आय घटकर संपूर्ण आय का केवल 20वां भाग 5% रह गया था। नंबर 2, जागीर महाल या तुयूल भूमि। जिसको मिलेगा उसे जागीरदार या तुयूलदार कहा जाएगा। कभी कभी जागीर के लिए सल्तनत काल में प्रचलित इक्ता शब्द का भी प्रयोग होता था। मुगल बादशाह जागीर महाल से ही भूमि प्रदत्त करते थे। इस भूमि की निम्नलिखित उपश्रेणियाँ थीं। पहला, महाल ए फैबाकी। जागीर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अप्रदत्त भूमि थी। दूसरा, मशरूत जागीर। यह किसी प्रशासनिक पद के साथ प्रदत्त जागीर होती थी। तीसरा, जागीर तनख्वाह। नगद वेतन के बदले प्रदत्त जागीर जो थी वो जागीर तनख्वाह कहलाती थी। चौथा नंबर देखते हैं, वतन जागीर। मुगल प्रशासनिक संवर्ग में आए ऐसे शासक जिनको वेतन के रूप में
उनकी पैतृक राज्य से भूमि को जो आवंटन होता था वह वतन जागीर कहलाता था। ऐसी जागीरों का प्रयोग बहुधा राजपूत शासकों के लिए किया गया। नंबर 5, अलतमगा जागीर की शुरुआत जो है जहांगीर ने की थी। हालांकि इस जागीर का प्रचलन बहुत अधिक नहीं था। यह जागीर सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। अपवाद स्वरूप वतन एवं अलतमगा जागीरें हस्तांतरणीय नहीं थीं। ये दोनों जागीरें अपवाद स्वरूप वंशानुगत थी। आगे देखते हैं, जमा या जमादामी यह किसी भी जागीर की अनुमानित आय या राजस्व का आकलन होती थी। हासिल या महसूल यह जागीर से वास्तविक रूप से प्राप्त आय होती थी। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के दो महत्वपूर्ण अभिकरण फौजदार एवं सवाने हनी या हनीगार था। फौजदार जागीरों में शाही आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार था। सवाने हनीगार जागीरदारों के गतिविधियों की सूचना केंद्र को भेजता था। शाहजहां ने जागीरों में इजारेदारी यानी ठेकेदारी प्रणाली शुरू की, जो कि कृषकों के लिए अभिशाप था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तालुकादार अस्तित्व में आए। ये वे मध्यस्थ जमींदार होते थे जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र का भू राजस्व वसूलने के लिए राज्य से अनुबंध करते थे। जागीरदारी प्रथा को पुनर्जीवित करने का अंतिम प्रयास मुहम्मद शाह के शासनकाल में वजीर नियामुल मुल्क ने किया, जो कि असफल रहा। जागीरदारी संकट। सतीश चंद्र महोदय ने सर्वप्रथम जागीरदारी संकट का अध्ययन किया। सर्वप्रथम औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में जागीरदारी संकट स्पष्ट रूप से दिखा। औरंगजेब के समकालीन मामूरी ने इसे बेजागीरी की समस्या कहा। हालांकि सतीश चंद्र महोदय ने जागीरदारी संकट की प्रारंभिक अभिव्यक्ति जहांगीर से लेकर शाहजहां के काल को माना। उसके अनुसार औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। जागीरदारी संकट क्या है? ठीक है, जागीरदारी संकट है क्या, ये देखते हैं। जैसा कि विदित है कि मनसबदारों को वेतन हेतु जागीरें आवंटित की जाती थीं, लेकिन मनसबदार अपनी जागीर से वह आय पाने में असमर्थ था जो कागज पर दर्ज होती थी। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कैसे हो गया? तो इसका प्रमुख कारण अमीरों की संख्या एवं उनके मनसबों में वृद्धि थी। मुगल प्रशासन का एक सामान्य नियम था कि जिस अनुपात में जागीरें बढ़ें, अर्थात नए राज्यों का समामेलन मुगल साम्राज्य में हो, उसी अनुपात में मनसबदारों की संख्या एवं पद में वृद्धि हो। लेकिन अकबर के पश्चात मोटे तौर पर कोई नए राज्य क्षेत्र तो जीते नहीं गए, और जो नए क्षेत्र यानी मुल्के जदीद थे जीते भी गए। जैसे बीजापुर एवं गोलकुंडा उनको खालसा में मिला लिया गया। अकबर के मुकाबले जहांगीर के काल में मनसबदारों की संख्या दोगुनी तथा शाहजहां के अधीन 4.2 गुनी हो गई। औरंगजेब के समय तो स्थिति ऐसी हो गई कि उसे घोषणा करनी पड़ी कि मुझे नए सेवकों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नई भर्ती का कोई भी मिसाल यानी प्रस्ताव मेरे सामने न प्रस्तुत किया जाए। दरअसल दक्कन में विस्तार करने हेतु औरंगजेब ने भारी संख्या में मराठों एवं दक्कनी अमीरों को मनसबदारी से जोड़ लिया, लेकिन उनको
वेतन के रूप में प्रदत्त जागीरें पर्याप्त यही है ना, हाँ, पर्याप्त नहीं थी। अर्थात जागीरों की संख्या तो सीमित ही रही, परंतु उनको प्राप्त करने वाले आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित हो गई। इसे ही जागीरदारी संकट कहा जाता है। भीमसेन के अनुसार समूचा प्रशासन समाप्त हो गया। जागीरदारों को अपनी जागीरों से कुछ भी वसूल नहीं होता था। मनसबदार अपने अधीन सैनिक बल की कमी के कारण अपनी जागीरों पर नियंत्रण, बैटरी भी लो हो गया है, चलिए कोई नहीं, देखते हैं कहाँ थे। मनसबदारों ने अपने अधीन सैनिक बल की कमी के कारण अपनी जागीर को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, सैनिक की कमी होने के कारण जागीर को अपने अंडर में नहीं रख पा रहे थे। आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मनसबदारों में सैर हासिल अच्छी जागीरें प्राप्त करने की होड़ मच गई। कफ़ी खां के शब्दों में जागीर की स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली हो गई। खुद औरंगजेब ने भी कहा था, एक अनार 100 बीमार। इसके कारण दरबार में गुटबंदी बढ़ी, जैसे कि 1707 ईस्वी के बाद दिखता है। सैयद ईरानी तुरानी दलों के उभरने का यही प्रमुख कारण था, क्योंकि जिस दल का बादशाह के ऊपर प्रभाव होगा, उस दल के सरदारों को अच्छी जागीरों का आवंटन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते। सैयद बंधुओं का नृप निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में, सैयद बंधुओं का किंग मेकर के रूप में उभरने की प्रक्रिया को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किंग मेकर को नृप निर्माता बोलते हैं। आगे, फर्रुखसियर के समय तो खालसा भूमि को भी जागीर के रूप में आवंटित किया जाने लगा। निष्कर्ष देखते हैं। महत्वपूर्ण है कि मुगल प्रशासनिक ढांचे में जागीरदारी, मनसबदारी, सेना एवं बादशाह आपस में परस्पर नथी थे। जागीरदारी की मजबूती अन्य तीनों को स्वाभाविक रूप से मजबूती प्रदान करेगी, लेकिन जागीरदारी में संकट आने से मनसबदार संकट में आ गया। इसके संकट में आने से सेना पर संकट पड़ा, और जब सेना संकट में पड़ी तो बादशाह संकट में आ गया। 1739 ईस्वी को करनाल युद्ध में नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता के कारणों की इसी संदर्भ में खोजा जाना चाहिए। मुगलों का सैन्य संगठन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ध्वस्त हो गया, तो इसका सीधा अर्थ है कि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था आगे देखते हैं। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति थी। मोरलैंड ने उसकी कृषि व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उसे न्यायोचित एवं निष्पक्ष बताया है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था में क्रमशः समय समय पर निम्नलिखित व्यक्ति जुड़े। 1560 में अब्दुल मजीद असफ खां तथा 1563 में बहलोल मलिक नामक हिजड़े को अकबर ने एतमाद खां की उपाधि देकर अपना अर्थ मंत्री बनाया। एतमाद खां इससे पूर्व इस्लाम शाह सूर की सेवा में था। एतमाद खां ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया। उसने साम्राज्य के भू राजस्व को नकदी में परिवर्तित कर दिया। उसके द्वारा किए गए सुधारों के फलस्वरूप अकबर को वित्तीय कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई। 1565 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती की पहली दीवान के रूप में नियुक्ति की गई। इस समय टोडरमल उसका सहायक नियुक्त हुआ। मुजफ्फर खां ने वास्तविक आंकड़े एकत्रित किया। उसने इस कार्य हेतु कानून गो की नियुक्ति की। 1568 ईस्वी में सिहाबुद्दीन अहमद दीवान बना। उसने प्रति वर्ष भू राजस्व निर्धारण प्रणाली के
स्थान पर नस्क प्रणाली चालू कर दिया। 1570 ईस्वी में मुजफ्फर खां को पुनः दीवान बना दिया गया। ठीक है। 1580 ईस्वी में टोडरमल को गुजरात से बुलाकर वित्त विभाग का सर्वोच्च पद दीवान-ए-अशरफ यानी दीवान-ए-आला दिया गया। इसी समय ख्वाजा शाह मंसूर उसका सहायक नियुक्त हुआ। इसी जोड़ी ने साम्राज्य का 12 सूबों में विभाजन किया था। मीर फतेहुल्लाह सिराजी को भी अकबर ने राजस्व व्यवस्था से संबंध किया था। आगे देखते हैं। आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली या बंदोबस्त आरजी लागू वर्ष जो था 1580 ईस्वी था। निर्माण में योगदान जो था टोडरमल का, इसी कारण इसे टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता था। लेकिन दहसाला व्यवस्था को लागू किया शाह मंसूर ने, क्योंकि इसी समय टोडरमल को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। दहसाला व्यवस्था जब्ती प्रणाली का सुधरा रूप था। इसमें वास्तविक उपज, स्थानीय मूल्य एवं उत्पादकता के आधार पर पिछले 10 वर्षों की विभिन्न फसलों की पैमाइश के आधार कर पर आंकलन कर औसत उपज एवं औसत मूल्य जिन्स ए कामिल निकाला गया। फिर इसका 1/3 राज्य का हिस्सा निर्धारित किया गया। इसमें बीघा को क्षेत्रफल की इकाई माना गया था। विभिन्न फसलों की औसत उपज एवं औसत मूल्य को परगना यानी तहसील स्तर पर निकाला गया था। विस्तार अकबर ने लाहौर से लेकर इलाहाबाद तथा मालवा, गुजरात, बिहार एवं मुल्तान के कुछ हिस्सों में इस व्यवस्था को लागू किया। जहांगीर के समय बंगाल में भी इसे लागू किया गया। विशेष देखते हैं क्या है। नंबर 1, दहसाला कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि राज्य अपनी मांग में वृद्धि कर सकता था। नंबर 2, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। नंबर 3, इस व्यवस्था में कर केवल नगद यानी मुद्रा के रूप में देय होता था। अकबर के भू राजस्व से संबंधित अन्य सुधार देखते हैं। नंबर 1, इसने भू राजस्व एवं कर संबंधित नियम विनियम को दस्तूर उल अमल में संहिताबद्ध कराया। वही दस्तूर भू राजस्व क्षेत्र की छोटी छोटी आर्थिक इकाइयाँ थीं। दस्तूर उल अम्ल या दस्तूर की मूल्य सूची के ही आधार पर फसल दरों का नकदी दर में परिवर्तन होता था। नंबर 2, अकबर ने दहसाला व्यवस्था लागू करने के लिए 182 करोड़ी यानी आमिल अधिकारियों को लगाया। इसकी नियुक्ति लाहौर से इलाहाबाद अर्थात संपूर्ण खालसा प्रदेश में की गई और इनका काम 1 करोड़ दाम वसूलना था। नंबर 3, अकबर ने किसानों से भूमि सर्वेक्षण यानी पैमाइश शुल्क लिया था। यह एक दाम प्रति बीघा था, जो कि जाबी ताना कहलाता था। नंबर 4, अकबर ने भूमि मापन हेतु बांस की जरीब, इलाही गज एवं तनब का विकास किया। जरीब लोहे के छल्ले लगे होते थे, वही तनब तंबू की रस्सी थी। 5वां नंबर इसका देखते हैं। 1588 ईस्वी में गज-ए-सिकंदरी के स्थान पर गज-ए-इलाही को अपनाया गया। दोनों के बीच का अनुपात 39:41 था। ठीक है। अतः गज-ए-इलाही में 41 निशान अंगुष्ठ या 33 इंच होते थे। यह पिछले गज से 14% बढ़ा था। अबुल फजल के अनुसार गज-ए-सिकंदरी में 32 निशान या अंगुष्ठा थे। अब से 60 × 60 गज के बीघे का रकबा भी 10.5% बढ़ गया। 1 बीघा
3600 वर्ग गज स्वीकार किया गया। बीघा का 20वां भाग बिस्वा कहलाता था, मतलब बिस्सा कहलाता था, आज के आमतौर पे भाषा में बोलते हैं। यद्यपि शाहजहाँ ने बीघा ए इलाही यानी भूमि की पैमाइश की इकाई को परिवर्तित करने का प्रयास किया, उसने दीरा यानी गज ए शाहजहानी का प्रयोग किया, जो कि लगभग 33.5 अंगुष्ठ था, परंतु सामान्यतया मुगल काल के अंत तक बीघा ए इलाही ही प्रचलन में रहा। नंबर 6, शेर शाह द्वारा प्रयोग में लाई गई रई या रे पट्टा यानी रुक्का या कौल एवं कबूलित को अकबर ने ही अपनाया था। नंबर 7, अकबर के काल से भू राजस्व लेखा केवल फारसी में लिखा जाता था, क्योंकि उसके समय तक फारसी पूर्णतः उत्तर भारत तक फैल चुकी थी। आगे देखते हैं भूमि एवं भू राजस्व प्रणाली के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से टाइप के भू राजस्व थे उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है पोलज। उच्च उत्पादन वाली भूमि को पोलज कहते थे। इस पर प्रति वर्ष खेती होती थी तथा वर्ष में 2 बार फसल उत्पादन होता था। प्रति इस भूमि को एक बार जोतने के पश्चात उत्पादन शक्ति पुनः संचित करने हेतु 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ दी जाती थी। चाचर ऐसी भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष खेती न हो उसे चाचर कहते थे। बंजर ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों तक खेती ना हो, बंजर कहलाता था। विशेष क्या है, अकबर मदद ए मास एवं इनाम के रूप में जो भूमि प्रदत्त करता था, उसमें आधी जमीन कृषि योग्य तथा आधी जमीन बंजर होती थी, ताकि बंजर भूमि भी आबाद हो सके। उसने अनुदान का क्षेत्र वृहद किया, कहा कि सभी सुपात्र एवं सभी धर्मों के लोगों को दिया जाए। औरंगजेब ने मदद ए मास अनुदानों को वंशानुगत बना दिया था। अकबर ने पोलज प्रति, जिसे संभवतः चाचर भी कहते थे, भूमियों का पुनः विभाजन उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में वैसे ही किया जैसे शेर शाह ने किया था। आगे देखते हैं माल। उपज कर को माल या महसूल कहा जाता था। भू राजस्व वर्ष में 2 बार दे था। अकबर ने 1/3 यानी 33% भू राजस्व कर लिया, लेकिन मुल्तान एवं राजस्थान से 25% तथा कश्मीर से 50% भू कर वसूला। शाहजहाँ ने 50% भू कर वसूला, फिर भी मुगल काल में सर्वाधिक भू कर लेने वाला औरंगजेब था। शाहजहाँ ने जब्ती प्रथा को स्थगित कर अपने साम्राज्य का 7/10 भाग ठेके यानी इजारेदारी पर दे दिया था। जिहाद क्या है देखते हैं। मुगल भू राजस्व करों के अतिरिक्त एक देय कर जिहाद के रूप में लिया जाता था। मालो जिहाद मालगुजारी के रूप में विभिन्न फसलों पर लिया जाने वाला पृथक कर था, जबकि सैर या शायर जिहाद मालगुजारी से इतर कर था। इन करों का सर्वप्रथम उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। भू राजस्व प्रणाली 2 चरणों निर्धारण, तशखीस एवं संकलन तखसीस से होकर गुजरती थी। भू राजस्व के आंकड़े एवं राशियां तकसीमात कहलाते थे। नंबर 1, जब्ती यानी जमई। इससे माप जोख के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता। चूँकि इस पद्धति में कर केवल नगद रूप में लिया जाता था, इसलिए यह प्रणाली नकदी भी कहलाई। दहशाला व्यवस्था जब्त यानी पैमाइश पर आधारित थी। नंबर 2 ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 2 है गल्ला बख्शी या बटाई या भवाली। यह भू राजस्व निर्धारण की सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें कृषक को नगद या उपज किसी भी रूप में भुगतान करने की आज़ादी थी। 3 प्रकार की बटाई प्रचलित थी। खेत बटाई, खेत में
खड़ी फसल के आधार पर राज्य एवं किसान का हिस्सा बांट देना जो है वो खेत बटाई थी। लंक या लांग बटाई, खलिहान में भूसा निकाले बिना राज्य एवं कृषक का बंटवारा लंक बटाई था। तीसरा है रास बटाई, यह भूसा पृथक हो जाने के पश्चात की जाने वाली बटाई थी। नंबर 3, नस्क एवं कनकुट। नस्क को मुक्ताई तथा कनकुट को दानाबंदी कहा जाता था। अधिकांश इतिहासकारों ने नस्क एवं कनकुट को एक ही भू राजस्व प्रणाली स्वीकार किया है। वहीं अन्य इतिहासकारों के अनुसार कनकुट में भूमि की पैमाइश के बाद भूमि की उपज का अनुमान लगाया जाता था। नस्क केवल अनुमान पर आधारित भू राजस्व प्रणाली निर्धारण थी। यह प्रणाली बंगाल, कठियावाड़, गुजरात एवं कश्मीर में प्रचलित थी। नंबर 4, रेख विधि। राजपूत राज्यों में स्थानीय रेख विधि प्रचलित थी। नंबर 5, खरबार पद्धति। कश्मीर में पैदावार का अनुमान गधे की लदाई के आधार पर किया जाता था, जिसे खर मतलब होता है वही गधा, खरबार कहा गया। कृषकों की श्रेणियां देखते हैं। खुद काश्त, स्वयं के गांव में तथा स्वयं के खेत में खेती करने वाला कृषक। इसको महाराष्ट्र में थानी एवं मिरासदार यानी मिरासी तथा राजस्थान में घारू, हाला एवं गावेती यानी गावेती कहा जाता था। ये रयायती यानी उच्च वर्गीय किसान थे। पही काश्त, स्वयं का खेत लेकिन दूसरे गांव में खेती करने वाला कृषक था। पही काश्त। नेक्स्ट है मुजारियन। इसे रैती या पालती भी कहा जाता था। यह साधारण किसान या कृषक मजदूर था। अस्थायी कृषकों को ऊपरी कहा जाता था। आधा भाग पाने वाले कृषक आर्थिक कहलाते थे। मुरकरी वे किसान थे जिनके पास उनके सामर्थ्य से अधिक भूमि होती थी। आगे है नाप व तौल पैमाने। मन, खरवार, मासा गोवा में कैंडी अरब व्यापारियों द्वारा प्रचलित, बाहर तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कोवांड नाप एवं तौल के प्रमुख पैमाने थे। मुगल साम्राज्य के विस्तार के कारण कुछ क्षेत्रों में अकबरी मन 55.32 पौंड, जहांगीरी मन 66.38 पौंड तथा शाहजहां मन 73.76 पौंड प्रचलित था। कोबार्ड का उल्लेख मोरलैंड ने किया है, जिसका सूती एवं ऊनी वस्तुओं को नापने में प्रयोग होता था। अकबर से पहले तौल का सबसे बड़ा पैमाने मन था, जो 40 सेर का होता था। ठीक है, आगे जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में वो हट जाएगा। मुगल बादशाहों ने ज़कात को आयात निर्यात कर के रूप में वसूला। नंबर 2, जहांगीर ने आयात निर्यात कर समाप्त किया था। नंबर 3, एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था मुगल काल में प्रचलित था। नंबर 4, गैर अमली वह भूभाग्य जो मुगल व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे। नंबर 5, 2 अमली ऐसा क्षेत्र जिस पर मराठों एवं मुगलों दोनों का नियंत्रण हो। नंबर 6, अकबर के समय दक्षिण भारत यानी बरार में हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, अब मुगल सिक्के देखेंगे। इस मुगल युग में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का निर्माण हुआ। मुगल काल के सिक्के मुख्यतः गोल वृत्ताकार थे, जैसे इलाही सिक्का, यद्यपि कुछ
चमकोर भी थे, जैसे चांदी का जलाली सिक्का 1697 ईस्वी में सूरत टकसाल से एक दिन में 30,000 रुपये के सिक्के ढाले गए, जो कि यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। सिक्का ताज़ा या नई ढली मुद्रा सिक्का कहलाती थी। चलानी सिक्का पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के जो चलन में आ रहे हैं चलानी कहलाती थी। खजाना पूर्ववर्ती शासकों के समय में ढले हुए सिक्के खजाना कहलाती थी। टकसाल सिक्के टकसाल में डलते थे। दरोगा टकसाल अधिकारी था। अकबर ने चित्रकार अब्दुल समद सिराजी को दिल्ली टकसाल, टोडरमल को बंगाल टकसाल, ख्वाजा मंसूर को जौनपुर टकसाल और मुजफ्फर खां को लाहौर टकसाल का प्रमुख बनाया था। बाद में साम्राज्य के सभी टकसालों को अबुल समद के अधीन कर दिया गया। उसने दसवंत को भी टकसाल से जोड़ा था। कोई भी व्यक्ति 5.6% पारिश्रमिक देकर सीधे टकसाल में जाकर सिक्के ढलवा सकता था। प्रत्येक सिक्के पर टकसाल का नाम तथा ढलाई का वर्ष अंकित होता था। सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के काल में थी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आगे इसका पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, पार्ट 3 आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और बुक भी एंड होने वाला है, तो इसका वीडियो है अब जो नेक्स्ट लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए जो है दो पार्ट वाइज पार्ट वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, और प्लीज़ लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। जितने भी नए यूजर्स इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।